हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइनोस्फीयर के बारे में। आइनोस्फीयर जाने से पहले हम बताना चाहते हैं, पिछले क्लास में हमने स्ट्रेटोपॉज के बारे में नहीं बताया था। स्ट्रेटोपॉज बेसिकली कुछ नहीं है। देखो होता क्या है, जब स्ट्रेटोस्फीयर ना खत्म होने लगता है और वहाँ से आइनोस्फीयर चालू होने लगता है, वो जो रीजन बनता है ना, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। मतलब तुम्हारा स्ट्रेटोस्फीयर खत्म हो रहा है, आइनोस्फीयर चालू होते जा रहा है, ठीक है। तो उसी को हम लोग वो रीजन जो होता है, उन दोनों के बीच में मिडल जो रीजन है, एक रीजन बन जाता है। देखो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर खत्म हो रहा है, मान लो ये आइनोस्फीयर यहाँ पे चालू हो जा रहा है, और हमने इस छोटे से इस पूरे रीजन को बोल दिया है ये है स्ट्रेटोपॉज रीजन। ओके, तो चलिए आइनोस्फीयर के बारे में चलते हैं। आइनोस्फीयर जो है, इट्स अबाउट द अर्थ सरफेस बिटवीन 75 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर रेंज तक होता है। ओके, उसका जो लोअर पार्ट होता है 500 डिग्री सेल्सियस है, एंड इस अपर पार्ट इज 1500 डिग्री सेल्सियस। देखो हम इस बुलेट पॉइंट्स में इसीलिए समझा रहे हैं ताकि आप इसका एक एक का सेंटेंस बना सकोगे। 75 से 1000 लिखा है तो इसे सेंटेंस बना के आप लिख सकते हो। इट रेंजेस फ्रॉम द हाइट फ्रॉम 75 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर फ्रॉम अबाउट द अर्थ सरफेस। ठीक है, ये एक पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट में बन जाएगा, इट हैज लोअर पार्ट 500 डिग्री सेल्सियस एंड विद द अपर पार्ट ऑफ टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस। ओके, जैसे कि हम स्ट्रेटोस्फीयर में भी बात किए थे आपसे कि जो वहाँ जो टेम्परेचर होता है, हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता है, सेम इसमें भी वही होता है। थर्ड, इसमें सर आपको प्लाज्मा रेस, यूवी रेस एंड एक्स रेस फ्रॉम द सन आर ट्रैप्ड हियर। ओके, यहाँ पे आपको हर तरह के रेस दिखने मिलते हैं, जैसे प्लाज्मा, यूवी एंड एक्स रेस, वो इस रीजन में आपको आइनोस्फीयर में दिखने मिलता है। इसी की वजह से ये जो रीजन है ना, काफ़ी गर्मशील होता है। ये पूरा बहुत ज़्यादा तापमान होने का कारण ही है इन सब रेस के चलते। ओजोन लेयर जो है इस रेस में नहीं होता है। ओजोन लेयर कौन से रेस में पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ओके, यहाँ पे इस रेस का एक और खासियत ये है कि इस जो रीजन में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो रिफ्रैक्ट करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं रेडियो वेव्स को। कोई भी रेडियो वेव्स होगा, उसको आगे की तरफ सैटेलाइट की तरफ जाने की देना हो या रिफ्लेक्ट कर दे होते हो, वहीं से रिफ्लेक्ट कर देते हैं अर्थ की तरफ। वो कहाँ होता है? वो हमारे इस आइनोस्फीयर वाले रीजन में होता है। हमारे जो अपर पार्ट ऑफ द आइनोस्फीयर होता है उसे हम कहते हैं मैग्नेटोस्फीयर। ओके, और जो हमारे आइनोस्फीयर है उसका एक और नाम है, एंड इस अदर नेम इज थर्मोस्फीयर। ओके, इन 6 बुलेट पॉइंट से आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से सेंटेंस बना के हम आपके आंसर्स को लिख सकते हैं। ओके, आप एग्जाम में भी ये तरीका ढूंढ सकते हैं और याद करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि अब हम पढ़ेंगे एक्सोस्फीयर के बारे में। सो द अपर मोस्ट लेयर इज द एक्सोस्फीयर। इट इज अबाउट मेनी किलोमीटर्स अबाउट द अर्थ सरफेस, और 10,000 किलोमीटर इसके सबसे हाइटेस्ट सरफेस होगा। ठीक है, देखो सपोज मान लो ये एक अर्थ है और हमारा ट्रोपोस्फीयर, आइनोस्फीयर ये होता है, और अगर ये एक्सोस्फीयर का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, और यहाँ पे स्पेस आ गया है। ओके, स्पेस आ गया है, तो ये कोई बाउंड्री क्लियर नहीं है कि एक्सोस्फीयर कहाँ एंड करेगा, इसलिए ये बताना बहुत मुश्किल है कि एक्सोस्फीयर कहाँ बंद हो जाएगा। तो और दूसरी बात, जो डस्ट पार्टिकल्स एक्सोस्फीयर में लाई करते हैं ना, वो डस्ट पार्टिकल्स एस्केप हो जाते हैं कहाँ? स्पेस की तरफ भी। तो मतलब वो अर्थ के स्फीयर, अर्थ के पास जो भी होता है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स रहता है, वो स्पेस में भी जा सकता है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स या कुछ भी हो। ठीक है, और जो हमारा मीटियोर्स होता है, वो मीटियोर्स आता है एक्सोस्फीयर में, और इसमें वो जलने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे आइनोस्फीयर में वो टुकड़े टुकड़े में बट जाता है। कोई भी अगर मीटियोर, छोटा मीटियोर मैं बात कर रहा हूँ, वो छोटा से छोटा मीटियोर इस एयर रेजिस्टेंस के चलते एक्सोस्फीयर में जलने लगेगा। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर्स होता है ना एक्सोस्फीयर में, तो ये जलने लगेगा, और ये जलते 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 आइनोस्फीयर आते आते ये टूट जाता है, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और वो गायब हो जाता है। ओके, द लोअर पार्ट ऑफ द एक्सोस्फीयर को बोलते हैं हम लोग एक्सोबेस, एंड दिस एक्सोस्फीयर में ही सैटेलाइट सब लाई करते हैं। क्योंकि हमें पता नहीं है एक्सोस्फीयर कहाँ है, और हमारे जो सैटेलाइट्स हैं, कोई भी इमेजेस अर्थ का किसी भी कोने का इमेज खींच के भेजना होता है, तो सैटेलाइट क्या करते हैं? अर्थ के चारों तरफ रोटेट करते रहते हैं, रिवॉल्व करते हैं ना। और वो जो रिवॉल्व करते रहता है तुम्हारा जो सैटेलाइट, वो कौन से रीजन में होता है? वो सैटेलाइट सबसे ऊपर में एक्सोस्फीयर के रीजन में होते हैं, क्योंकि एक्सोस्फीयर एकदम नज़दीक रहता है, सैटेलाइट एकदम अर्थ के नज़दीक रहता है, इसीलिए उसे कहा गया है कि ये जो एक्सोस्फीयर के रीजन में ही हमारा सैटेलाइट लाई करता है। ओके, और ये देखो 10,000 किलोमीटर मर्ज इंटरप्लैनेटरी स्पेस। सो ये जो हमारा एक्सोस्फीयर है 10,000 किलोमीटर हाइट, जैसे कि हमने बताया था, हमारा जो सबसे हाइटेस्ट पार्ट है वो है 10,000 किलोमीटर, और वो किसके साथ मर्ज कर जाता है? इंटरप्लैनेटरी स्पेस के साथ। यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है इसलिए बता नहीं सकते, लेकिन ये बताया गया है कि 10,000 किलोमीटर के बाद वो मर्ज कर जाता है। ये जो एक्सोस्फीयर है ये ज़्यादातर कंपोज होता है हाइड्रोजन गैस के साथ, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन, एंड विच रिफ्लेक्ट्स द यूवी रेज फ्रॉम द सन एंड क्रिएट्स जियो कोरोना। ओके, जहाँ से ये रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी यूवी रेज को और एक जियो कोरोना का स्टेबल कराते हैं।
उसके बाद हम पढ़ेंगे ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फियर। सो व्हाट डज मीन्स ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फियर। देखो हमारा जो ओजोन होता है O2, वो O2 मॉलिक्यूल्स दो भाग में टूट जाते हैं, ओके। और उसमें से जो सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन होता है वो मिलता है O2 के साथ और मिलके क्या बनाता है O3, दैट इज अवर ओजोन। ओजोन बेसिकली हमारे रीजन को क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स अवर अर्थ फ्रॉम द यूवी रेज ऑफ द सन, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन। अगर वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से हमें नहीं बचाएगा तो क्या होगा, एक सबसे ज़्यादा हीट हमारे बॉडी को जला देगा, काफ़ी ज़्यादा हीट हमारे बॉडी को जला सकता है। इसीलिए वो यूवी रेज को बचाने के लिए अर्थ के पास क्या है, ओजोन है। अब हम कई बार देखते हैं वो जो ओजोन है, अर्थ के ऊपर का जो लेयर है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वो किस कारण हो रहा है, उसका कारण ये है। सो स्टूडेंट्स, जो ओजोन है हमारा वो क्या करेगा, वो डिप्लीट हो रहा है। डिप्लीट मतलब खत्म होते जा रहा है। वो किस कारण खत्म हो रहा है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ किए जाते हैं। वो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं, वो यूज़ होते हैं रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स एंड एक्सप्रे कैंस और रॉकेट्स। जो रॉकेट्स हमारा है जो एटमॉस्फेयर से निकलता है, आप जानते हैं कि जो स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। और इन रॉकेट का जो फ्यूल्स होता है वो हमारे ओजोन के लिए सही नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम रॉकेट को लॉन्च करते रहेंगे, हम देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा रॉकेट्स लॉन्च हुए हैं, कोई मार्स के लिए लॉन्च किया है तो कोई किसी और चीज़ स्टडी के लिए लॉन्च किया है। वो जो रॉकेट का लॉन्चिंग इतना ज़्यादा हो चुका है कि हमारे ओजोन में एक होल क्रिएशन हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसके कारण अब उसे भरना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कोरोना काल में जब सब कुछ लॉकडाउन में चला गया था, उस समय धीरे धीरे ओजोन अपने आप ठीक होना चालू हुआ था। लेकिन फिर भी बताया गया ओजोन में गड्ढा होने का कारण हमारा एक्सेसिव यूज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं एंड अदर थिंग्स है। देखो हाइड्रोकार्बन्स जो ऑटोमोबाइल्स, जेट एयरक्राफ्ट इस सब में यूज़ होते हैं, जो रिलीज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स, इन सब के चलते हमारा ओजोन लेयर कम होते जा रहा है और डूबते जा रहा है, ठीक है। देखो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है वो कहाँ रिलीज होता है, स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर में यूवी रेज की मदद से क्लोरीन एटम्स बनता है और वो क्लोरीन एटम्स क्या करता है, ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, जो कि ओजोन को, जो ओजोन क्या है हमारा O3 है, उस O3 को वापस ऑक्सीजन में बना देगा। अगर वो O2 में बना देगा तो O3 तो खत्म, मतलब ऑक्सीजन तो तुम्हारा O3 जो ओजोन है वो खत्म हो जाएगा। अगर O3 खत्म हो गया तो ये यूवी रेज को कौन ऑब्जॉर्व करेगा, सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस जो आते हैं उनको ऑब्जर्व कौन करेगा, कोई नहीं कर पाएगा, वो डायरेक्टली हमें अफेक्ट करेंगे। इसलिए इसका एक बहुत बड़ा चिंता बना हुआ है। दुनिया भर के साइंटिस्ट सोच रहे हैं किस तरह हम ओजोन लेयर को किसी ना किसी तरीके से, ओजोन का जो डिप्लीशन है उसको कम करें। ओजोन का एक होल बन गया, मतलब आपने एक पिक्चर में भी देखा होगा, ज्योग्राफी के बुक्स में भी आप कहीं कहीं देख सकते हो कि जैसे ये एक ओजोन है और यहाँ एक होल बना हुआ है, इसको बोलता है ओजोन डिप्लीशन, ओके। अब देखो एक क्लोरीन एटम 1 लाख ओजोन को मॉलिक्यूल्स को ख़त्म कर सकता है। तो आप देख सकते हैं एक क्लोरीन एटम, और हम तो ट्रेमेंडस मोर अमाउंट ऑफ क्लोरीन एटम्स को छोड़ रहे हैं, तो सोचो क्या फ़र्क पड़ता होगा। सो आगे हम पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग। देखो अर्थ के पास अपना एक हीट है जिसको वो रिलीज़ करता है, ठीक है। सन से हीटअप हो जाता है, वो अर्थ अपना एक हीट को रिलीज़ करता है और वो जो हीट है एटमॉस्फेयर में जल जाता था आराम से जब पोल्यूशन उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे पेड़ों का कटना चालू हो गया, हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो ऑटोमोबाइल्स चलने चालू हो गए, प्लेन्स चल रहे हैं, रॉकेट लॉन्चिंग हो रहा है, इन सब के चलते सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस ये सब रिलीज़ हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में। सो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, हमारा जो हीट है उसको ट्रैप कर देते हैं। मान लो एक बबल जैसा में उस हीट को ट्रैप कर लेते हैं। अब वो क्या हो रहा है, वो हीट तो यहीं रह जा रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब वो हीट यहाँ रह जाने के चलते एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे जो ग्लेशियर्स, सो पूरे एटमॉस्फेयर में ही वो फैला रहेगा और हीट और अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अगर वो एटमॉस्फेयर में ही हमारा जो रह जाएगा ये आपका CO2, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट करने चालू हो जाएंगे, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज दिखने मिलेगा और अदर थिंग्स हमें दिखने को मिल सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस, ये ज़्यादातर चीज़ें किसकी मदद से होते हैं, ग्रीन हाउस गैस की मदद से। CH4, CO2, दीज आर द मेन गैसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर ग्रीन हाउस। सो एंथ्रोपोजेनिक, थर्ड पॉइंट में हम आते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ लाइक राइस कल्टिवेशन। इसके चलते जब हम राइस कल्टीवेट करते हैं उसमें जो मीथेन का इंक्रीमेंट है वो 20% मोर होता है। जो हमारा ऑटोमोबाइल से CO2 है उसमें उसके चलते भी 20% मोर ऑफ रिलीज होता है। इन सब के चलते क्या होगा, हमारा ग्लेशियर्स मेल्ट होता है। ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो क्या होगा, रिवर फ्लड्स आ सकते हैं,
सी लेवल राइज हो जाएगा। इसके चलते क्लाइमेट चेंज अफेक्ट करने लगते हैं। हमारा इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या है? जैसे कि ग्लेशियर्स का मेल्ट हो जाना, सीवियर फ्लड्स एंड ड्रोट्स हो जाता है, कहीं सबसे ज़्यादा भारी बाढ़ आ जाती है तो कहीं पर ज़्यादा सूखा हो जाता है। और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा तरह तरह की डिजीजेस भी आएंगे, ट्रॉपिकल डिजीजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमें मिलते हैं, क्लाउड बर्स्ट होता है, स्टॉर्म्स होता है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।